नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 3, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों आर्थिक विकास। और हमारा जो ये प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वह आंसर क्वेश्चन के टाइप से रहेगा, जिससे आपको प्रेजेंट करने में और समझने में आसानी हो। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसे आप एक प्रश्न ही समझेंगे। तो ये रहा दोस्तों, योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय की संरचना में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय की संरचना में क्या परिवर्तन हुए, क्या ये परिवर्तन देश के आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करना है। और ये आ सकता है 150 से 250 शब्दों में लिखने के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे एक प्रश्न ही समझिए और उत्तर के शैली में लिखेंगे। राष्ट्रीय आय किसी देश की प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, जिसे ह्रास को घटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं, यथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय आदि। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में खत्म हो गई थी। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना है इसके जगह में नीति आयोग आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं योजना काल, पंचवर्षीय योजना काल। तो योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, भारत में शुद्ध राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हुई है। देश में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दरों में बहुत अंतर है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दरों में इस अंतर का प्रमुख कारण भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। चौथा लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान कम हुआ है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि हुई है। तो आप जानते ही होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में तेजी आई है। सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अत्यधिक महत्व है। यह देश के विकास का प्रमुख संकेतक है। अर्थव्यवस्था के सभी अंग किसी न किसी रूप से राष्ट्रीय आय का निरंतर सृजन करते हैं और राष्ट्रीय आय देश की अर्थव्यवस्था का सूचक बनकर सामाजिक आय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ लिख देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण है। कुछ इसके भी बारे में लिख देते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय। तो पहला लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति को मापता है। इसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि देश किस गति से विकास कर रहा है। दूसरा लिखेंगे, राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का सही एवं विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों, संसाधनों आदि की दशा एवं दिशा का ज्ञान मिलता है। तीसरा लिखेंगे, राष्ट्रीय आय से देश के विभिन्न वर्गों में आय का वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रति व्यक्ति आय एवं लोगों के जीवन स्तर का अनुमान मिल सकता है। चौथा लिखेंगे, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों द्वारा देश में आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे संतुलित निर्माण किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा ही देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। पांचवा लिखेंगे, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और
राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राष्ट्रीय आय, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास दीर्घकाल में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यद्यपि विकास को मापने के लिए अनेक मापदंड एवं सिद्धांत है, फिर भी उनमें से कोई भी मापदंड आर्थिक विकास संतोषजनक और सार्वभौमिक स्वीकार योग्य सूचक नहीं होता है। देश के विकास की यात्रा को मापने के अनेक उपाय हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, अप्रयुक्त साधनों का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति बचत और सामाजिक पूंजी की राशि। आगे बढ़ते हैं। परंतु आर्थिक विकास के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले मापदंड है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, तुलनात्मक अवधारणा, जीवन स्तर तथा समूह का आर्थिक कल्याण आदि। अतः प्रति व्यक्ति, प्रति इकाई अथवा आर्थिक विकास के माप किसी भी एक उपाय के चयन के साथ अनुपात के हार की उपेक्षा का खतरा होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और यदि अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।